गुड मॉर्निंग प्यारे साथियों, वेलकम टू बी पॉजिटिव क्लासेस। आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। और आपका जो फसल पद्धति और फसल प्रणाली चल रहा था वो टॉपिक अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। देखो, आप लोग पढ़ाई कर रहे हो तो रेगुलर करें, वरना पढ़ाई करना बंद कर दे। आप लोगों के लिए आज का जो नया टॉपिक रहेगा अपना, ठीक है, आपका जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा अपना, जैसे आपने सुना होगा कैच क्रॉप के बारे में। किसके बारे में? कैच क्रॉप के बारे में आप जानते होंगे। कैच क्रॉप क्या होती है? देखो, कल वाला टॉपिक चल रहा है अपना फसल पद्धति और प्रणालियाँ, उसकी किस किस प्रकार से कौन कौन सी फसलें होती है, किस प्रकार से कार्य करती है, इसके बारे में हम यहाँ पर आज जानेंगे कंप्लीट में। अब देखो, कैच क्रॉप कौन सी होती है। जैसे आपने देखा होगा कि किसी कारणवश, जैसे मान लो जो वर्षा ऋतु का मौसम है उसमें आपको बुआई करनी है, बाजरा, मूंगफली, तिल, इस प्रकार की बुआई करनी है। लेकिन किसी कारणवश मान लो वर्षा पानी के अभाव में या वर्षा के अभाव में क्या हुआ, आपने वो फसल नहीं ले सके। आपने बुआई भी कर दी थी लेकिन सिंचाई के वजह से वो क्या हो गई, फसल नष्ट हो गई पूरी। ठीक है, अब उस स्थिति में आपके पास क्या है, 2 महीने तो आपके उस फसल के जा चुके हैं। अब उस समय आपको क्या करना है कि ऐसी फसल का चुनाव करना है जो कम समय में पककर तैयार हो जाती हो। ऐसी फसल का चुनाव करना है जो कम समय में पककर तैयार हो जाती हो, ऐसी फसल का चुनाव करना है। अब जब हम मान लो वो जो खरीफ मौसम है वो ऐसे ही जा रहा है, तो उसकी जगह हम जैसे मान लो कोई भी ऐसी कैच क्रॉप ले लेते हैं जो कुछ तो उत्पादन प्राप्त कराएगी हमें। क्या करवाएगी? कुछ तो उत्पादन प्राप्त करवाएगी। तो ऐसी फसलों का चुनाव करते हैं जो जल्दी वृद्धि करने वाली, शीघ्र पकने वाली फसलें होती है, उनका चुनाव करते हैं ताकि हमारी रबी की फसल भी डिस्टर्ब ना हो और उससे पहले पहले हम उत्पादन भी प्राप्त कर सके। ठीक है, तो इस प्रकार की हम फसल लेते हैं, उसे क्या कहते हैं? कैच क्रॉप कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर जैसे मूंग हो गया, उड़द हो गया। मूंग है लगभग 60 से 70 दिन में पककर तैयार हो जाता है। कितने दिन में? 60 से 70 दिन में, मतलब 2 माह में पककर तैयार हो जाता है। उड़द हो गया। इसी प्रकार से प्याज हो गया। जैसे आपने देखा होगा कि आपके जो खेत होते हैं उनमें हम प्याज बो देते हैं छिटकुआ विधि से। फिर हम क्या करते हैं, जब वो थोड़े थोड़े बड़े हो जाते हैं या थोड़े मोटे हो जाते हैं इतने लगभग, तो उनको उखाड़ते हैं और जो प्याज के डंठल होते हैं उसके सहित ही क्या करते हैं, बाजार में सप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हम प्याज की फसल ले सकते हैं, उड़द ले सकते हैं, मूंग ले सकते हैं। तो उस स्थिति में हमारे पास कुछ भी उत्पादन न होने की बजाय हमारे पास कुछ तो उत्पादन प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार की जो फसलें होती हैं उन्हें कैच क्रॉप कहते हैं। क्या कहते हैं? कैच क्रॉप कहते हैं। तो यहाँ पर आप इसके अंदर लिख भी सकते हो आप कि जब मुख्य फसल लेना संभव ना हो तो सहायक फसल के रूप में जल्दी व कम समय में वृद्धि करने वाली या पकने वाली, ऐसे लिख लो, पकने वाली फसलें कैच क्रॉप कहलाती है। एग्जाम्पल मैंने लिखवा दिया, मूंग, उड़द और प्याज आपका हो गया। ठीक है, जल्दी से इसे नोट डाउन कीजिए। अगली जो फसल का प्रकार है या जो फसल प्रणाली है वो है
आपका फसल चक्र, सॉरी फसल चक्र नहीं, पहले हम पलवार को पढ़ लेते हैं, ठीक है, फसल चक्र बाद में पढ़ेंगे। फसल चक्र अपना हो गया था, सॉरी फसल चक्र। पलवार इसे मल्च भी बोलते हैं, MALCH मल्च, या फिर इसे ऐसे भी लिख सकते हो मल्च, ठीक है। मल्च हो गया, पलवार हो गया, या इसे बोल सकते हो आप कवर क्रॉप भी बोल सकते हो। इसको क्या बोल सकते हो? कवर क्रॉप भी बोल सकते हो। अब ऐसी कौन सी फसलें हैं जो कवर करती हैं, मृदा को कवर करती है, ऐसी फसलें कौन सी है? जैसे आपका हो गया दलहनी कुल की जितनी भी फसलें होती है, जैसे मूंग, मोठ, उड़द, ये सब फसलें क्या होती है? कम वानस्पतिक शाकीय पादप होते हैं ये सारे के सारे। जैसे मटर हो गया, इसके अलावा आपकी मूंगफली हो गई। मूंगफली भी क्या करती है? मृदा की सतह के ऊपर फैलती है, तो वो कवर करती है, ठीक है। इसी प्रकार से जो घासें हैं, घास का भी आप प्रयोग कर सकते हो इसके पलवार के रूप में। तो यहाँ पर पलवार, मल्च या कवर क्रॉप जो होती है, जैसे आपका ये खेत है, इस खेत में हम क्या करते हैं? फसलों की बुआई कर देते हैं। किसकी बुआई कर देते हैं? फसलों की बुआई कर देते हैं। और फसलों की बुआई होने के पश्चात हम क्या करते हैं? यहाँ पर इसके अंदर ऐसी फसलें लगाते हैं जो इसको कवर कर लेती है, मतलब मृदा सतह को ढकने वाली फसलें बोई जाती है यहाँ पर, ठीक है। अब मृदा सतह को ढकने वाली फसलों बोने का क्या अर्थ है यहाँ पर? कि मृदा क्षरण को रोकना है। क्या है? मृदा क्षरण को रोकना है और मृदा की उर्वरता को बनाए रखना है। तो इस वजह से हम क्या करते हैं? कवर क्रॉप, कैच क्रॉप का प्रयोग, पलवार, मल्च और कवर क्रॉप का क्या किया जाता है? प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर एग्जाम्पल आप लिख सकते हो, जितनी भी आपकी दलहन फसलें हैं उनका प्रयोग कर सकते हो आप, दलहनी फसलें जैसे मूंग, मोठ, उड़द, ठीक है, इस प्रकार से। और इसके अलावा आप यहाँ पर मूंगफली का प्रयोग कर सकते हो, ये भी क्या है? और भी बहुत सारी होती है, जैसे आपकी ढेंचा होती है, इनका प्रयोग भी आप क्या कर सकते हो? यहाँ पर पलवार, मल्च और कवर क्रॉप के रूप में प्रयोग कर सकते हो, ठीक है। अब इसके बाद में आता है फांस फसलें। कौन सी फसलें? फांस फसलें। और फांस फसलें कौन सी होती है? यहाँ पर आपकी, जैसे आपने देखा होगा कि आपकी कोई भी फसल है, तो उस फसल को रोग, कीटों आदि से बचाने के लिए, किससे बचाने के लिए? रोग और कीटों से बचाने के लिए आपने देखा होगा कि आपका खेत है, जैसे आपकी टमाटर का खेत है, और टमाटर के खेत के चारों ओर आप कौन सी फसल लेना पसंद करोगे? वहाँ पे टमाटर, और आपकी भिंडी है, उसके चारों ओर कौन सी फसल लेना पसंद करोगे? आप जैसे वैसे तो ले सकते हो, कोई सी फसल ले सकते हो, आपकी इच्छा है, लेकिन मुख्य रूप से जो हजारे की फसल है वो आप उपयुक्त मान सकते हो यहाँ पर। तो टमाटर और भिंडी की खेत के चारों ओर आपको क्या करना है? यहाँ पर किसकी फसल लेनी है आपको? किसकी? हजारे की फसल लेनी है। हजारा जानते हो, गेंदा जिसको आप बोलते हो, ठीक है। इसी प्रकार से जो पत्ता गोभी है, इसके साथ आप ले सकते हो सरसों। क्या ले सकते हो? सरसों ले सकते हो। देखो यहाँ पर जैसे पत्ता गोभी है, इसके साथ सरसों उगा सकते हो। मतलब जो खेत की बाउंड्री है, अब जैसे मान लो ये आपका खेत है, इस खेत के चारों ओर चाहे से वो कुछ भी हो, इसी प्रकार से पत्ता गोभी है, जैसे मटर है, मटर के चारों ओर आप सरसों बो सकते हो। देखो क्यों बोते हैं? जैसे मटर है, मटर में पाला बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं? जो बाउंड्री है, इस क्षेत्र में हम सरसों की फसल ले लेते हैं। एक जो कतार होगी, मतलब 6-7 कतारें यहाँ पर किसके लगा देते हैं? सरसों के लगा देते हैं। अब खेत के चारों ओर सरसों लग गई। अब
शीत ऋतु में उत्तर दिशा से क्या आती है, शीत लहर चलती है, और शीत लहर चलती है तो शीत लहर को रोकने में सहायक होगी कि नहीं होगी, ये तो मटर की फसल की सुरक्षा करेगी नहीं करेगी। तो इसलिए इसको क्या कहते हैं हम, फांस फसलें कहते हैं, ट्रैप क्रॉप कहते हैं। फांस फसल या ट्रैप क्रॉप क्या कहते हैं, फांस फसल या ट्रैप क्रॉप कहते हैं। इसी प्रकार से पत्ता गोभी में कीटों से बचाने के लिए हम सरसों की फसल का प्रयोग करते हैं। इसी प्रकार से मैंने अभी बताया था आपको कि जो टमाटर है और भिंडी है, टमाटर व भिंडी फसलों के चारों ओर हम किसकी, हजारे की फसल लेंगे, किसकी फसल लेंगे, हजारे की, ठीक है। तो जिसे आप लोग गेंदा कहते हो। अब यहाँ पर टमाटर और भिंडी में यदि माइकोराइजा जनित कोई बीमारी उत्पन्न होती है तो वो किसके द्वारा, हजारे की जड़ों के द्वारा निकलने वाले रसायन के द्वारा क्या होता है, वो क्या बोलते हैं उसको, रोग कारक होता है, वो इसके ऊपर आकर्षित होता है। या तो आकर्षित हो सकता है या फिर आप कह सकते हो इसके द्वारा क्या होता है, नष्ट कर दिया जाता है। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, यहाँ पर इस प्रकार की फसलों का प्रयोग करते हैं। तो इन्हें क्या कहते हैं, फांस फसलें कहते हैं। क्या कहते हैं, फांस फसलें कहते हैं। फांस फसलों के बारे में आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद में आपका आता है सघन खेती। सघन खेती, खेती रे खेती, खेती, सघन खेती। अब सघन खेती किसे कहते हैं कि जैसे हम, आपका खेत है, खेत के अंदर अधिक मात्रा में उर्वरकों का, रसायनों का और खादों का प्रयोग करते हुए अधिक उत्पादन प्राप्त करते हैं। जैसे मान लो आपने जैविक खादों का प्रयोग करते हुए, जैविक कीटनाशकों, कवकनाशकों, जैविक खरपतवारनाशियों का प्रयोग करते हुए आपने क्या कर लिया, वहाँ पर अधिक उत्पादन प्राप्त कर लिया। तो इस प्रकार से उत्पादन प्राप्त किया है आपने और प्रति इकाई क्षेत्रफल में उत्पादन बढ़ाया है, तो ये क्या कहलाता है, आपका सघन खेती कहलाता है। क्या कहलाता है, सघन खेती कहलाता है। क्या कहलाता है, सघन खेती। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो प्रति इकाई क्षेत्रफल में अधिक उत्पादन प्राप्त करना, अधिक उत्पादन प्राप्त करना, अधिक उत्पादन प्राप्त करना ही क्या कहलाता है, यहाँ पर सघन खेती कहलाती है। अब आप चाहे से यहाँ पर फसलों की संख्या बढ़ा सकते हो। जैसे आप एक वर्ष में 2 फसलें लेते हो, एक वर्ष में 3 फसलें लेते हो, एक वर्ष में 4 फसलें लेते हो, तो किसी न किसी प्रकार से, अब ये क्रियाएं कब होंगी, जब आप इसमें मृदा में खादों का प्रयोग, जैविक खादों का प्रयोग अधिक मात्रा में करोगे तो ही आपके पास ये उत्पादन प्राप्त हो सकता है, अन्यथा उत्पादन प्राप्त नहीं हो सकता। कि सघन खेती का मतलब प्रति इकाई क्षेत्रफल में अधिक उत्पादन प्राप्त करना है, प्रति इकाई क्षेत्रफल में अधिक उत्पादन प्राप्त करना है। अधिक उत्पादन कब प्राप्त होगा, जब आप जो आपका पानी है, जैविक खाद, उर्वरक है, इनका प्रयोग करते हुए आप यहाँ पर अधिक उत्पादन प्राप्त कर सकते हो। क्लियर है, ये हो गई आपकी सघन खेती। ठीक है, इसके बाद में हम बात करते हैं टिकाऊ खेती की। टिकाऊ खेती, और टिकाऊ खेती कौन सी होती है, टिकाऊ खेती की हम बात करें तो यहाँ पर जैसे आपने रसायनों के बिना, या फिर आप कह सकते हो रसायनों का बहुत कम मात्रा में प्रयोग करते हुए, कम लागत के आदानों का प्रयोग करते हुए, अब कम लागत की जैसे गोबर की खाद हो गई, गोबर की खाद की लागत कम ही आती है, रसायनों की लागत ज़्यादा आती है। तो यहाँ पर टिकाऊ खेती के अंतर्गत यदि आप जैविक खेती कह सकते हो, इसको क्या कह सकते हो, जैविक खेती कह सकते हो, तो यहाँ पर आप कह सकते हो कम लागत के आदान, लागत के आदान जैसे खाद, जैव उर्वरक और जैविक रसायनों,
नो का प्रयोग करते हुए मृदा उत्पादकता या मृदा उर्वरता लिखो, यहाँ पर मृदा उर्वरता ठीक रहेगा। मृदा उर्वरता को लंबे समय तक बनाए रखना क्या कहलाता है? टिकाऊ खेती कहलाती है। क्या कहलाती है? टिकाऊ खेती कहलाती है। अब यहाँ पर रसायनों का बहुत कम मात्रा में, या तो रसायनों का प्रयोग करो ही मत, या करना है तो बहुत कम मात्रा में करना है। क्या करना है? बहुत कम मात्रा में, क्योंकि रसायन क्या करते हैं? मृदा की उर्वरता को खराब कर देते हैं। मृदा की उर्वरता उत्पादकता होती है उसको क्या कर देते हैं? खराब कर देते हैं या कम कर देते हैं। तो इस वजह से हमें क्या करना है? रसायनों का प्रयोग करना ही नहीं है। समझ में आ गया? ये हो गई आपकी टिकाऊ खेती। अब टिकाऊ खेती में आपको क्या क्या प्रयोग करना है, इसे आप क्या क्या कह सकते हो? आप इसको इकोलॉजिकल खेती भी कह सकते हो, इकोलॉजिकल फार्मिंग भी कह सकते हो। क्या कह सकते हो? इकोलॉजिकल फार्मिंग कह सकते हो इसको, ठीक है। इसे क्या कह सकते हो? इकोलॉजिकल फार्मिंग कह सकते हो, जैविक खेती कह सकते हो, जैविक खेती कह सकते हो इसको। क्या कह सकते हो? जैविक खेती कह सकते हो, ठीक है। इसी प्रकार से आप किस किस का प्रयोग करोगे इसमें? जैविक खाद, उर्वरक, रसायनों का प्रयोग करोगे। कौन से? जैविक उर्वरकों का, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि कौन कौन से ऐसे रसायन हैं, जैविक कीटनाशी कौन से हैं, और कीटनाशी कवकनाशी कौन से हैं, खरपतवारनाशी कौन से हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं, सबसे पहले ये नाम लिख लिया होगा, नहीं लिखा तो वीडियो को बैक करके थोड़ा सा देख लीजिए, आप लिख लीजिए, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ट्राइकोग्रामा, यह है जैविक कीटनाशी। ध्यान से लिख लेना इसको, क्योंकि ये काम में आएगा बाद में। और एक आता है ट्राइकोडर्मा। ट्राइकोडर्मा है, ये है आपका जैविक फफूंदनाशी। मतलब आपकी जो कवक होते हैं, कवकों के रोकथाम के लिए ट्राइकोडर्मा का प्रयोग किया जाता है, और ट्राइकोग्रामा का प्रयोग जैविक कीटनाशी के रूप में किया जाता है। इसी प्रकार से आपका कोलेगो और डिवाइन, ये दोनों आते हैं आपके फफूंद युक्त है। कैसे हैं? फफूंद युक्त है। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? एक बार देख लेता हूँ। हाँ, नहीं दिख रहा है आपको। थोड़ा सा मैं इसको ऐसे कर देता हूँ, इसको थोड़ा सा नीचे, ये लो, ठीक है। फफूंद युक्त, अब तो दिख रहा है। तो फफूंद युक्त क्या है? खरपतवारनाशी है। मतलब इसमें फफूंद पाई जाती है, मतलब कवक पाए जाते हैं जो खरपतवारों के ऊपर शरण लेते हैं, और खरपतवारों को क्या कर देते हैं? बहुत कम मात्रा में उनको कम कर देते हैं। मतलब कहने का मतलब ऐसी संख्या, उनकी पौधों की संख्या इतनी बना देते हैं कि वो फसल को नुकसान ना पहुंचा पाए। जैसे मान लो आप क्या हो, अकेले हो तो सामने 2-3 है, तो आप उनसे लड़ाई कर सकते हो? नहीं लड़ाई कर सकते। और यदि आपकी संख्या 5-6 है और सामने 1 या 2 ही है, तो आप क्या करोगे? उससे लड़ाई करने की कोशिश करोगे। ये आपकी फितरत होती है। तो यहाँ पर खरपतवारों की संख्या भी कम हो जाती है, तो वहाँ पर वो लड़ाई करने की कोशिश नहीं करेंगे, वो फसल को नुकसान नहीं पहुँचाएंगे, अन्यथा उसी की हानि होगी, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पर उनकी संख्या बहुत कम कर दी जाती है। तो यहाँ पर कोलेगो डिवाइन तो क्या है? खरपतवारनाशी है, जैविक खरपतवारनाशी है। जो क्या है, इसमें क्या पाए जाते हैं? फफूंद पाया जाता है, कवक पाए जाते हैं। ट्राइकोडर्मा जैविक फफूंदनाशी है, और ट्राइकोग्रामा क्या है? जैविक कीटनाशी होता है। क्या होता है? जैविक कीटनाशी होता है। अब इसके बाद में इसी का है टिकाऊ खेती के अंतर ये है, भारत का प्रथम जैविक राज्य कौन सा है?
भारत का प्रथम जैविक राज्य कौन सा है और कब घोषित किया गया था, ये मैंने आपको बता रखा है पहले भी शायद, ठीक है। तो भारत का प्रथम जैविक राज्य, भारत का प्रथम जैविक राज्य कौन सा है, सिक्किम। सिक्किम को कब घोषित किया गया था, सिक्किम, और ये 2016 में घोषित किया गया था। और राजस्थान का कौन सा जिला, राज्य थोड़ी आएगा, जिला आएगा, जिला कौन सा जिला है आपका, डूंगरपुर। और कब घोषित किया गया, ये भी 2016 में। जैविक राज्य कह सकते हो इसको, और पूर्णतः कार्बनिक राज्य भी कह सकते हो इसको, क्योंकि ये कार्बनिक खेती की जाती है, यहाँ पर रसायनों का किसी प्रकार से कोई योगदान नहीं है, रसायनों का प्रयोग नहीं किया जाता है। अब यहाँ पर रसायनों का प्रयोग नहीं किया जाता है, इसका मतलब कौन सा राज्य हो गया, ये कार्बनिक राज्य। और यदि हम बात करें कि प्रथम कार्बनिक राज्य कौन सा है, तो उत्तराखंड आता है उसके अंदर। तो वो वहाँ पर क्या है कि पूर्ण रूप से नहीं है, वो कार्बनिक राज्य तो है लेकिन पूर्ण रूप से नहीं है, उसमें रसायनों को, कुछ क्षेत्रों में रसायनों का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो इस वजह से, और सिक्किम और डूंगरपुर है पूर्णतः जैविक राज्य कहलाते हैं, जैविक खेती वाले राज्य होते हैं। ये तो राज्य है और ये क्या है, जिला है, ठीक है। और ये 2016 में घोषित कर दिया गया। अब देखो जैविक क्षेत्र या जैविक फसल कौन सी होगी, कब होगी जैविक फसल। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सर हम भी कर सकते हैं जैविक खेती, तो आप लोगों को क्या करना है, कम से कम 3 से 4 वर्षों तक किसी प्रकार के आपके जो खेत हैं उनमें किसी प्रकार के कोई रसायनों का प्रयोग नहीं करना है। आपको क्या नहीं करना है, किसी प्रकार के रसायनों का प्रयोग वहां पर नहीं करना है। तो आप यहां पर क्या कर सकते हो, जैविक खेती कर सकते हो। क्लियर है। तो आपको क्या करना है, कम से कम 3 से 4 वर्षों तक आपको खेत में रसायनों का प्रयोग करना ही नहीं है, ठीक है। अब यहां पर आगे आता है आपका अगला, इसको नोट डाउन कीजिए, जल्दी से नोट डाउन कर लो इसको, जल्दी से, तुरंत जल्दी कीजिए, टाइम बढ़ रहा है अपना, इतना टाइम है नहीं। आप हमें कमेंट करके बता सकते हो कि सर क्लास छोटी बन रही है, लंबी बन रही है, कम मैटर बताया जा रहा है, सर ज़्यादा मैटर बताया जा रहा है, ये बता सकते हो आप आपकी एग्ज़ाम की दृष्टि से। तो हम यहाँ पर आपके लिए कोशिश और भी कर सकते हैं। तो हम तो हमारे हिसाब से सही बता रहे हैं, लेकिन फिर भी आपको लगे कि थोड़ा सर और भी जल्दी फास्टली होना चाहिए। आपका आता है झूम खेती या शिफ्टिंग खेती। अब झूम खेती या शिफ्टिंग खेती कि जंगलों को काट लिया जाता है, जंगल होते हैं उनको काट लिया जाता है, 2-3 साल तक एक ही फसल ले ली जाती है। जैसे मान लो जंगल को, कुछ क्षेत्र को साफ कर लिया गया, इस एरिया को साफ कर लिया गया, इस एरिया में जैसे आदिवासी होते हैं ये इसी प्रकार करते हैं। तो इस सेक्टर में क्या करते हैं, वो फसलों जो जंगल होते हैं उनको काट दिया जाता है, और काटने के बाद में यहाँ पर क्या करते हैं 2 से 3 वर्षों तक, जैसे मान लो धान ले लिया या फिर गेहूं ले लिया, एक ही प्रकार की फसल ले ली जाती है। और जब इनका उत्पादन कम होने लगता है तो ये सोचते हैं कि यहाँ की मृदा उर्वरता क्या हो गई है, कम हो गई है, और ये जो आदिवासी होते हैं वो करते हैं ऐसा, और वो क्या करते हैं इस प्रकार की फसल लेते हैं, धान ले लिया, गेहूं ले लिया, बाजरा ले लिया, एक ही प्रकार की फसल लेते हैं। और उसके बाद में क्या कर देते हैं, उस क्षेत्र को छोड़कर दूसरे क्षेत्र में जाकर वहाँ पर जंगलों को काट लेते हैं, और काट कर क्या करते हैं खेती करना प्रारंभ कर देते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार की जो खेती होती है उसे क्या कहते हैं, झूम खेती कहते हैं। क्या कहते हैं, झूम खेती या शिफ्टिंग खेती कहते हैं। अब देखो टोंगिया खेती, टोंगिया खेती क्या होती है। अब जैसे मान लो आपने क्या कर रखा है, वन लगा रखा है, वन लगाया, ये स्टार्ट किया वन लगाना, तो आप पहले क्या करते हो, छोटे पौधे लगाते हो, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनको लगाते हो, आप छोटे पौधे होते हैं उनको लगाते हो। अब वहाँ पर आप क्या करते हो, छोटे पौधों को लगाते हो तो आप वो बड़े होंगे, बड़े होकर बहुत बड़ा आकार लेंगे, और इस स्थिति में आप देखते हो कि इनको क्या करना पड़ता है, दूर दूर लगाना पड़ता है। अब दूर दूर लगाते हैं तो ये जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में जैसे मान लो एक पौधा यहाँ पे लग गया, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे,
इसी प्रकार से यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे। अब ये जो क्षेत्र बच गया ये खाली रहता है पूरा, और ये खाली रहता है तो यहाँ पर जो कृषि की जाती है, जब तक ये पौधे बड़े हो जाते हैं, जंगल है और जंगल में ये पौधे तब तक बड़े नहीं होते हैं, तब तक ये जो खेती की जाती है वो क्या कहलाती है? टोंगे खेती कहलाती है। कौन सी खेती कहलाती है? टोंगे खेती। तो टोंगे खेती के बारे में आप समझ गए कि वन रोपण किया जाता है। वन रोपण जब तक बड़े होते हैं, पेड़ पौधे बड़े होते हैं इसके, तब तक जो खेती की जाती है वो क्या कहलाती है? आपकी टोंगे खेती कहलाती है। इसके बाद में आती है दियारा खेती, दियारा खेती। और इसके बारे में मैं पहले अपने वीडियो में बता चुका हूं, लेकिन फिर एक बार फिर से आपके जैसे मान लो नदी है, ये नदी का क्षेत्र है। इस नदी के क्षेत्र में ग्रीष्म काल में क्या होता है? नदी का पानी सूख जाता है, तो यहाँ पर जो फसलें ली जाती है इस नदी के, या फिर आपकी नदी के किनारे किनारे क्या होता है? ये मृदा आकर जमा हो जाती है। तो इस किनारे पर जो फसलें उत्पादित की जाती है ये क्या कहलाती है? आपकी दियारा खेती कहलाती है। और यहाँ पर दियारा खेती प्रमुख रूप से जो होती है ग्रीष्मकालीन में नदी सूख जाने के बाद में क्या होता है? यहाँ पर जो कद्दू वर्गीय फसलें ली जाती है, कद्दू वर्गीय फसलें ली जाती है। इस प्रकार की जो खेती होती है वो क्या कहलाती है? दियारा खेती कहलाती है। क्या कहलाती है? आपकी दियारा खेती कहलाती है। अब देखो इसके बाद में आता है उनालू। उनालू उनालू क्या कहलाता है? देखो ऐसी खेती जो रबी की फसलें ली जाती है वो क्या कहलाती है? रबी की फसलें उनालू कहलाती है। क्या कहलाती है? उनालू। इसे आम बोलचाल में क्या कहते हैं? उनालू कहते हैं। उनालू किसे कहते हैं? रबी की फसलों को उनालू कहा जाता है। अब इसी प्रकार से अब आप सोच रहे होंगे कि सर खरीफ की फसलों को क्या कहते हैं? खरीफ की फसलें। अब खरीफ की फसलों को क्या कहते हैं? खरीफ की फसलें लेने को क्या कहते हैं? यहाँ पर आप कह सकते हो शालू या सावनी, शालू या शावनी, शावनी 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 शावनी, शालू या शावनी कह सकते हो। किसको? खरीफ ऋतु की जो फसलें होती है, खरीफ ऋतु में जो फसलें उगाई जाती है उन्हें क्या कहते हैं? शालू या फिर शावनी कह सकते हो। क्या कह सकते हो? शालू या शावनी कह सकते हो। आप एग्जाम्पल लिख लेना। अब इसके बाद में आता है टॉपिक, बहुत बढ़िया टॉपिक है, पढ़ने लायक टॉपिक है, सीखने लायक टॉपिक है, इसी का है। लेकिन झूम खेतिंग हो गया, झूम खेतिंग, झूम बराबर झूम आता है ना, झूम शराबी झूम। ठीक है, ये हो गया आपका झूम खेती हो गई कंप्लीट। ठीक है, शालू उनालू हो ही गया। इसके बाद में आपका आता है फसल सघनता। फसल सघनता, फसल सघनता। फसल सघनता क्या होती है कि अभी हमने पढ़ा था सघन खेती या सघन फसलें लेना, प्रति इकाई क्षेत्रफल में अधिक उत्पादन प्राप्त करना, ये चीजें छोड़ो। अब फसल सघनता कैसे निकालते हैं कि आपका जो खेत है, या मान लो आपका जो क्षेत्र है, जैसे आपका ये खेत है, इस खेत में, पूरे खेत में आप क्या कर सकते हो? फसलें उगा सकते हो। ठीक है, फसलें उगा सकते हो। तो यहाँ पर फसलें उगा सकते हो तो आपके पास मान लो पानी की कमी है। क्या है? पानी की कमी। तो आप क्या करते हो? इस क्षेत्र में ही फसलें लेते हो। जो आपका ये वाला क्षेत्र है, इस क्षेत्र में आप फसलें लेते हो। ये वाला जो क्षेत्र है, इस पार्ट में आप क्या करते हो? फसलें लेते हो। इतने से पार्ट में आप फसल उगाते नहीं। वर्षा हो जाती है तो आप फसल ले लेते हो, अन्यथा नहीं लेते। जैसे मान लो ये पूरा क्षेत्र है 1000 हेक्टेयर है, इसमें से आप मान लो कि 200 हेक्टेयर में आप खेती नहीं करते। 200 हेक्टेयर में आप खेती नहीं करते। आपके पास कितना हेक्टेयर है? 1000 हेक्टेयर है। इसमें से आप क्या नहीं करते हैं? 200 हेक्टेयर में आप फसल नहीं उगाते हैं। ठीक है, ये बात तो ठीक है। अब यहाँ पर फसल सघनता का एक सूत्र आता है, फसल सघनता प्रतिशत।
कुल बोई गई फसली क्षेत्र बटा कुल फसली क्षेत्र या शुद्ध फसली क्षेत्र, ठीक है, कुल फसली क्षेत्र इंटू 100, प्रतिशत है तो इंटू 100 करेंगे ही करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर आपने क्या लिखा है, कुल बोई गई फसली क्षेत्र या कुल फसली क्षेत्र कितना है और शुद्ध बोया गया क्षेत्र कितना है। देखो शुद्ध बोया, यहाँ पर आप कुल तो ऊपर लिख लिया, सॉरी हाँ ये यहाँ पर आएगा, ठीक है, कुल फसली क्षेत्र और कुल बोई गई फसली क्षेत्र, बोई गई फसली क्षेत्र, ठीक है, ये हो गया। अब यहां पर आपको देखना है कि आपने 1000 हेक्टेयर था टोटल आपके पास और उसमें से 200 हेक्टेयर में आपने बुआई नहीं की, 200 हेक्टेयर में, तो कुल फसली क्षेत्र कितना है, कुल फसली क्षेत्र कितना है, यहाँ पर 1000 है, कुल फसली क्षेत्र कितना है 1000 हेक्टेयर है, कितना है 1000 हेक्टेयर, तो 1000 यहाँ पर रख देते हैं हम। अब आपके पास कितना हेक्टेयर नहीं बोया आपने 200, तो 1000 में से 200 गया तो कुल बोई गई फसली क्षेत्र, तो बोया गया कौन सा है, ये वाला क्षेत्र है, तो 200 नहीं है तो 800 है, 800 बोया गया है और इंटू 100, 2 0 से 2 0, अब 8 से काट दो इसको, 8 एकम 8, 2 बच गया, 8 दूना 16, 4 बच गया, 8 पंजे 40, 125% फसल सघनता प्रतिशत आ जाएगा इसका, क्या आ जाएगा 125%। अब देखो यहाँ पर नोट लगाकर आप लिख सकते हो, इसमें एक क्वेश्चन देता हूं आपको कि किसी क्षेत्र का कुल फसली क्षेत्र है 25,000 हेक्टेयर, इसमें से बोया गया क्षेत्र है आपका 22,000 हेक्टेयर, इसका फसल सघनता प्रतिशत निकाल के बताइए आप, ठीक है, कमेंट करके हमें आंसर दीजिएगा आप, ठीक है। अब यहां पर नोट लगाकर लिख लीजिए, राजस्थान की फसल सघनता प्रतिशत, राजस्थान की फसल सघनता प्रतिशत 128%, ठीक है, और भारत की फसल सघनता प्रतिशत इक्वल क्या हो जाएगा 130%, 38%, 138 हो जाता है, और राजस्थान की देखें तो 128%, 128 और 138%, इसे नोट लगाकर लिख लीजिए दोनों को, भारत की फसल सघनता प्रतिशत कितना है और राजस्थान की कितनी है। वैसे इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा तो नहीं जाएगा, लेकिन फिर भी ये दोनों क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपसे, ये सूत्र पूछा जा सकता है, ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन यहाँ पर पुटअप होते हैं, ठीक है। अब निकालते हैं फसल चक्कर सघनता निकालते हैं, क्या निकालते हैं, फसल चक्कर सघनता, इसको नोट डाउन कर लीजिए जल्दी से, ये क्वेश्चन है आपके लिए, इसका कमेंट करके आंसर देना है आपको, ठीक है। देखो जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही अच्छा होगा, आप भी अपने क्वेश्चन बनाइए और निकालिए उन्हें, नहीं आता है तो हमें कमेंट करके बताइए कि सर ये क्वेश्चन हमें नहीं आया, आप बताइएगा, ठीक है, जो भी समस्या है आप बता सकते हो, उतार लिया होगा। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर एक हमने पढ़ा था फसल चक्कर और फसल चक्कर सघनता, अब देखते हैं फसल चक्कर सघनता, फसल चक्कर सघनता प्रतिशत कैसे निकालते हैं। देखो इसके अंदर सबसे पहले तो आपको क्या क्या ध्यान रखना है इसमें कि आप यदि खेत में हरी खाद ले रहे हो, क्या ले रहे हो, हरी खाद, तो इसे काउंट नहीं किया जाता है, क्या नहीं किया जाता है, काउंट नहीं किया जाता है। किसको काउंट नहीं किया जाता है, हरी खाद को काउंट नहीं किया जाता है। फिर इसके बाद में आपने मान लो सरसों और प्लस गेहूं को मिलाकर बोया है, मतलब मिश्रित फसलें ली है आपने, क्या लिए, मिश्रित फसलें ली है,
तो यहाँ पर इन दोनों फसलों को एक ही फसल माननी है। क्या माननी है? एक ही फसल। जब तक ये चीज़ें समझ में नहीं आएगी तब तक आप नहीं समझ सकते, इसको नहीं कर सकते। तो फसल कितनी हो गई? एक। तो यहाँ पर आप क्या जो दोनों चीज़ें हैं, एक तो हरे खाद को नहीं काउंट करना है किसी प्रकार से, ठीक है, और एक होता है आपका किसी मिश्रित और या अंतःसस्य जो फसलें होती है, अंतरासस्य फसलें होती है, उनको काउंट नहीं करना है, ठीक है। अब फसल चक्र सघनता का प्रतिशत का सूत्र होता है, सूत्र देख लो यहाँ पर। सूत्र क्या होता है? देखो सूत्र में आपको सबसे पहले ध्यान रखना है कि फसल चक्र में फसलों की संख्या, ऊपर तो रखना है फसलों की संख्या रखनी है ऊपर तो, और नीचे रखना है आपको वर्षों की संख्या, मतलब बोए गए जो फसलें बोई है वो कितने वर्षों में बोई है आपने। जैसे मान लो 2 वर्षों में, 3 वर्षों में, कितने वर्षों में, तो वर्षों की संख्या या वर्ष आ जाएंगे, वर्षों की संख्या आ जाएगी नीचे, और इनटू क्या हो जाएगा? 100। प्रतिशत निकाल रहे हैं तो प्रतिशत निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? गुणा 100 से करना पड़ता है। फसलों की संख्या और वर्षों की संख्या, ये दो चीजें आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। अब मैं एग्जाम्पल देता हूँ आपको, एग्जाम्पल देता हूँ। एग्जाम्पल क्या है? धान, धान के बाद हमने ले लिया गेहूं, और गेहूं के बाद में देखो यहाँ पर ध्यान रखना, धान, धान के बाद में हमने लिया है गेहूं, और गेहूं के बाद में हमने ले लिया यहाँ पर मूंग। धान, गेहूं, मूंग। तो बताइए ये फसल चक्र सघनता कितनी प्रतिशत है? अब आपको ध्यान रखना है, मूंग आपका है एक प्रकार का, क्या है? एक प्रकार की केच क्रॉप है, तो केच क्रॉप को भी यहां पर काउंट नहीं किया जाता है, ठीक है। देखो यहां पर धान, गेहूं, मूंग, कितनी फसलें जायद में ली जाती है? ये कितनी फसलें हो गई यहाँ पर? ये कितनी फसलें हो गई? 3 हो गई। फसलें कितनी हुई? 3। अब ध्यान से देखना, यहाँ पर 3 फसलें हो गई, तो फसलों की संख्या कितनी? 3। वर्ष कितने? वर्ष कितने? यहाँ पर ध्यान रखना कि धान ले लिया हमने, धान लेने के बाद में गेहूं ले लिया, धान खरीफ में और ये रबी में, रबी और खरीफ तो हो गया कंप्लीट, तो 1 वर्ष हो जाना चाहिए, ठीक है। लेकिन जो मूंग होता है, मूंग में गेहूं कटने के बाद में जायद चलता है, तो जायद में भी हम मूंग ले सकते हैं, तो इसको क्या मानना है? 1 वर्ष ही मानना है। यहाँ पर क्या मानना है? 1 वर्ष, और इंटू 100 से, 100% से है तो 300% फसल चक्र पर सघनता हो जाएगी यहाँ पर, ठीक है। अब एक एग्जाम्पल और समझा देता हूं, उसके बाद में मैं एग्जाम्पल दूंगा आपको, ठीक है। चरी और बाजरा, चरी और बाजरा। देखो पहले चरी ले लिया आपने, फिर बाजरा ले लिया, फसलें कितनी हो गई? 2। फसलें तो 2 हो गई, वर्ष कितने हुआ? 1, तो 2/1 इंटू 100 कितना हो गया? 200%, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और बता देता हूं मैं आपको, बाजरा, चना, बाजरा, चना, परती, देखो बाजरा हो गया, फिर चना हो गया, फिर परती हो गई, और परती के बाद में फिर आपने ले लिया गेहूं। ये फसल चक्र ले लिया आपने। कितने वर्षों का फसल चक्र बना है, इसकी काउंटिंग करते हैं यहाँ पर। देखो सबसे पहले हमने लिया बाजरा, बाजरा खरीफ में, ऐसे खरीफ, फिर ये रबी में, वैसे रबी, फिर इसके बाद में ये कब हुआ? परती, परती किसको छोड़ा है? रबी, रबी के बाद में फिर हमने खरीफ को परती छोड़ दिया, खरीफ के बाद में फिर से आगे क्या आ गया? रबी आ गया। तो इस प्रकार से खरीफ, रबी, खरीफ, रबी। अब आपको ये ध्यान रखना है इसमें कि खरीफ में कौन सी फसलें ली जाती है और रबी में कौन कौन सी फसलें ली जाती है, तभी आप यहाँ पर ये वर्ष निकाल सकते हो। तो 1 वर्ष और 2 वर्ष, कितने वर्ष हो गए? 2 वर्ष। 2 वर्ष, तो वर्षों की संख्या तो 2 आ गई यहाँ पर, लेकिन फसलों की संख्या कितनी? 1, 2 और 3। फसलें 3 ही हुई है, क्योंकि ये तो परती छोड़ी है, मतलब आपने कुछ भी फसल यहाँ पर उगाई नहीं है, फसल नहीं है तो काउंट कैसे करोगे? तो यहाँ पर कितनी हो गई? 3 फसलें, 3 इंटू 100, तो यहाँ पर ये कितने से कट गया? 50 से, और 50 को 3 से इंटू गया, 150% फसल चक्र सघनता आ जाती है यहाँ पर। क्लियर है?
अब इसके बाद में मैं आपको यहाँ पर कुछ देता हूँ एग्जाम्पल देता हूँ कुछ, तो उनको आप कमेंट करके बताइएगा। उतार लो इसको, नोट डाउन कर लीजिए वीडियो को थोड़ा सा पीछे चलाकर, क्या क्या बताया गया है क्या क्या नहीं बताया गया। ठीक है, अब यहाँ पर एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल, हरी खाद ले लिया आपने, हरी खाद ली है, फिर आलू ले लिया, फिर इसके बाद में देखो हरी खाद आलू, गन्ना और गन्ने के बाद में पेड़ी। ठीक है, तो ये कीजिए। फिर इसके बाद में एक एग्जाम्पल और है आपके लिए, जैसे चना प्लस सरसों। फिर इसके बाद में चना सरसों ले लिया आपने, फिर इसके बाद में जायद मूंग ले लिया, जायद का क्या ले लिया, मूंग ले लिया। देखो, फिर इसके बाद में आपने ले लिया मक्का प्लस मूंग, मक्का और प्लस मूंग ले लिया। बताइए फसल सघनता प्रतिशत कितना होगा इसका। ठीक है, 2 क्वेश्चन हो गए। और इसके बाद में मूंगफली, गेहूं, गन्ना, मूंगफली, गेहूं, गन्ना। बस आपको ये ध्यान रखना है, मैंने प्लस लगाया तो ये दोनों मिश्रित है, और यदि डैश लगाया तो ये अलग अलग फसलें हैं, अलग अलग ऋतु की फसलें हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से 3 क्वेश्चन है आपके पास। एक क्वेश्चन वो पहले वाला है, ये 4 क्वेश्चन हो गए, और चारों क्वेश्चनों के आपको कमेंट करके आंसर बताना है। ठीक है, तब तक आप मजे करते रहिए, अगली क्लास में मिलते हैं।